हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे स्टीफेंस लॉ के बारे में। उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखे हैं ना। अब क्या है, अगला टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कैसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को एक्चुअल में वह सिंप्लीफाई मतलब सिंपल फॉर्म है किसका, स्टीफेंस लॉ का ही। स्टीफेंस ने जो हमें फॉर्मूला दिया ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का था। वहाँ रेट ऑफ कूलिंग निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का था, तो वह न्यूटन्स ने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई किया है, बस यही किया है। और कुछ रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है कि कुछ बता दिया है, उससे रिलेटेड थोड़ा ट्रिक बताया है, उसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म कैसे लिखा जाता है रेट ऑफ कूलिंग निकालने के लिए, तो इन सारे चीज को डिस्कस किया था। चलो आज हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, उसने कैसा कॉन्सेप्ट दिया, कैसा फॉर्मूला दिया, कैसे सिंप्लीफाई किया है उन स्टीफेंस लॉ को, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों हेडिंग आप लिखना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हेडिंग क्या लिखना है बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसने क्या बोला कि देखना, ध्यान से सुनना, स्टीफेंस ने क्या बताया था न्यूटन रेट ऑफ कूलिंग के बारे में, माइनस डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या था, सिग्मा ई ए अपॉन एम एस टी माइनस टी एस का पावर 4। यह क्या था, टी एस था हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर, यही ना था, और टी हमारा क्या था वहां से, और यहाँ भी टी का पावर 4 होगा ना, टी का पावर 4 है, और सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट है, ई हमारा इमिसिविटी, और यह हमारा क्या है, यह ए है मतलब सरफेस एरिया, मतलब एक्सपोज एरिया की बात करता है एमएस, और यह एमएस क्या है, हीट कैपेसिटी है, और रेट ऑफ कूलिंग मतलब रेट ऑफ कूलिंग हम बोलते हैं पूरा को, ये सारा चीज है, यह स्टीफेंस ने लॉ दिया। उसके बाद अब सुनना बच्चों क्या क्या होता है, यह टी का पावर 4 जो है वो किसका, टी जो है हमारा बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर है या बॉडी टेम्परेचर बोल सकते हैं। टीएस हमारा क्या है बच्चों, सराउंडिंग का टेम्परेचर है। चलो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया वो सुनिए, ध्यान से सुनना बच्चों। मान लिया कि यह हमारा कोई बॉडी है ना, यहाँ पे यह टीएस जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, और टी जो है हमारा इसका हम बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं। कोई दिक्कत क्या, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर या बॉडी का टेम्परेचर। अब बताओ न्यूटन्स ने जो हमें लॉ दिया ना वो बहुत ही स्मॉल चेंज करने के लिए, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए दिया है। ऐसा नहीं कि 200-300 डिग्री का यदि टेम्परेचर डिफरेंस है, किसका टेम्परेचर डिफरेंस, बॉडी और सराउंडिंग के बीच, तब हम ऐसा लॉ लगा लेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ऐसा कुछ नहीं है। उसने यह बिल्कुल ही ऐसा स्मॉल चेंज के लिए लगा, मतलब स्मॉल चेंज हो ना टेम्परेचर का, किसका, सराउंडिंग और बॉडी का जो टेम्परेचर है उसमें स्मॉल चेंज होगा तब न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है। अदरवाइज हम बेसिक रूल जो हम सीखे हैं उसी का हम यूज करने वाले हैं ना, जैसे स्टीफेंस लॉ जो हम सीखे हैं। तो मानो कि स्मॉल चेंज की बात कर रहा है ना, तो देखो बच्चों थोड़ा सा टी जो है हमारा, वो टी हमारा क्या है, जो टेम्परेचर है वो क्या है, टीएस प्लस डेल्टा टी की बात कर रहा है। डेल्टा टी करने का मतलब एकदम स्मॉल चेंज की हो रही है बात ना, और टी का टीएस हमारा क्या है, सरफेस सराउंडिंग टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर मत समझना इसको, यह हमारा सराउंडिंग है, सराउंडिंग टेम्परेचर है। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर है, वो सब केल्विन में लेना है। किस में लेना है, केल्विन में लेना है ना। अब चलिए यह टेम्परेचर हम माने टीएस और डेल्टा टी एकदम छोटा सा चेंज है, एकदम छोटू सा चेंज है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। अब बताइए यहाँ जो है टी जो है वो वेरिएबल है ना, टी हमारा क्या है, वेरिएबल है, जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे मतलब टाइम स्पेंड करेगा, टी हमारा चेंज होते रहेगा। चलिए अच्छी बात है। अब बताओ कि यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका लिखने का स्टाइल चेंज कीजिए। मान लो बच्चों ऐसा लिख सकते हैं dt, यहाँ पे इस ms को यहाँ पे उठा के ले आओ, ms dt अपॉन क्या लिखोगे, dt इक्वल टू सिग्मा ई ए
टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4। कोई दिक्कत क्या? ऐसी कहानी है। अब बताओ यहाँ पे क्या होता है, डी क्यू याद करो, शुरू में हम क्या पढ़े थे, एम एस डेल्टा टी को क्या बोलते हैं, डी क्यू बोलते हैं। तो बच्चों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस टर्म को डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू क्या लिखोगे, सिग्मा ई ए और टी का पावर 4 और माइनस का टी एस का पावर 4। कोई दिक्कत क्या? इसमें कोई रॉकेट साइंस है कि? अब बता कि यहाँ जो टी जो है ना, उसकी जगह पे ये बात लिखने में कोई दिक्कत है, टी एस सराउंडिंग का टेम्परेचर प्लस डेल्टा टी जो स्मॉल चेंज हुआ है वो लिख रहे हैं। चलो लिखो, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू क्या लिखोगे, सिग्मा तो सिग्मा ही है ए, और टी की जगह क्या लिखोगे बोलो, यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है टी एस प्लस का डेल्टा टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4। कोई परेशानी क्या? अब बताओ कि यहां से हम टी एस का पावर मतलब क्या है, टी एस कॉमन ले रहे हैं, टी एस क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, ले लो कॉमन। अब बताना थोड़ा सा, डी क्यू अपॉन डी टी क्या लिखोगे बोलो, कॉमन ले रहे हैं तो सिग्मा ई ए टी एस का पावर 4 कॉमन लिए हैं, तो यहां पे क्या बचेगा बोलो, 1 प्लस डेल टी अपॉन डेल टी नहीं डी टी का पावर 4 माइनस का 1। कोई परेशानी क्या? टीएस का पावर 4 कॉमन लिया गया है आगे, तो इस तरह से सिचुएशन होगा। अब बच्चों इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा ना, देखना मिटा रहे हैं ना। अब देखो ध्यान से देखना, ऐसा लिखा जा सकता है, कैसा लिखा जा सकता है, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ पे देखो यदि बच्चों बाइनोमियल, यहाँ पे बाइनोमियल लगा रहे हैं, बाइनोमियल क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं देख तो, एक्स 1 प्लस एक्स का पावर n हो तो इसको बाइनोमियल की टर्म में बाइनोमियल लगाओगे और x जो है हमारा वो स्मॉल हो। अब कहोगे कितना स्मॉल होना चाहिए, तो बच्चों स्मॉल इतना होना चाहिए कि वह लेस देन 10% होना चाहिए, मतलब 10% के से भी कम होनी चाहिए, मतलब 0.1 के आसपास हो। तो हम ऐसा फार्मूला बाइनोमियल वहां पे यूज कर सकते हैं। तो बाइनोमियल यूज करोगे तो क्या लिखोगे, 1 प्लस nx, यही ना लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बाइनोमियल लगाएंगे, डेल टी है ना और टी एस है, तो यह छोटा सा एकदम x मतलब कितना अप्रोक्स 10% से भी कम होने वाला है। तो मतलब 10, आप ऐसा बोल दो, दिमाग में मत बैठा लेना कि 10% क्यों बोल रहे हैं, अरे ऐसा है कि यह स्मॉल चेंज, मतलब स्मॉल कहने का मतलब है कि वो लगभग 10 के आसपास या 10% से भी कम होना चाहिए, तब जाके उस स्मॉल के लिए बाइनोमियल लगाते हैं और इस तरह से लिख लेते हैं ना। तो ये सारी कहानी है और कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बाइनोमियल लगाने के बाद अब ध्यान से देखो बच्चों, ये लेस देन मतलब 10% से कम होनी चाहिए, तो लगाइए। अब क्या लिखोगे, सिग्मा ई ए, और इसको हमेशा लिखा जा सकता है बच्चों, यह जो पावर जो है वो 4 और 1 प्लस डेल टी अपॉन कितना लिखोगे, डी टी, और यहाँ पे क्या लिखोगे बोल, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, यहाँ पे लिखा जा सकता है 4 और यहाँ पे नहीं 4, तो यहाँ पे क्यों लिखोगे, यहाँ पे 4 और क्या लिखोगे -1। कोई दिक्कत क्या, यहाँ पे बाइनोमियल लगा दिए हैं, तो डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू क्या लिखोगे, सिग्मा ई ए। अब यहाँ पे यह 1 से यह 1 गैप, तो मतलब 4 डेल टी अपॉन टी एस, और यहाँ पे छूट रहा है कुछ, टी एस का पावर 4, यहाँ भी टी एस का पावर 4 लिखना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात, ये सारी कहानी है। अब देखो यहाँ पे यह एक टीएस के एक टीएस गैप, मतलब डी क्यू इक्वल टू, मतलब डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू सिग्मा ई ए टी एस का पावर 3, और क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से 4 है तो यहाँ 4 आ गया है और एक डेल टी, यही ना लिखोगे। तो क्या दिक्कत है इसमें, तो डी क्यू अपॉन डी टी 4 सिग्मा ई ए टी एस का पावर 3 डेल टी आया, ये सारी कहानी आई है। अब बताओ यही हमारा क्या कहलाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहलाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहलाता है। क्या लिखोगे बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ
कूलिंग कहलाती है इसी बात को। तो dq अपॉन dt को बोल सकते हैं 4 सिग्मा की वैल्यू मालूम है स्टीफेंस लॉ या नहीं मालूम है तो दिया रहता है। E की वैल्यू आपको मालूम रहता है या नहीं मालूम है तो दिया रहेगा आपको। यह सरफेस एक्सपोज्ड एरिया है, यह Ts हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है और डेल्टा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, वो डेल्टा चेंज को बता रहा है। ये सारी कहानी। और बच्चों याद रखना कि यह D जो टेम्परेचर जो है वो केल्विन में रखना है, हमें केल्विन में रखना है। छोटी छोटी बात और याद करो बच्चों, यहाँ पे सराउंडिंग और बॉडी का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना, हम स्मॉल के लिए बोले हैं। अब माइंड में आएगा कि कितना स्मॉल लेंगे, कितने स्मॉल चेंज के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों याद रखो ऐसा, यह लगभग कितना 25 से 30 डिग्री का मतलब हो ना चेंज, मतलब इतना का स्मॉल चेंज हो 30 डिग्री तक हो तो बड़ा ही मजे से यह फार्मूला काम कर जाता है। यदि आप कहोगे 30 से ज्यादा हो जाए केल्विन से या 30 डिग्री से, तो बच्चों ऐसी कंडीशंस में हमें बेसिक जो मालूम है ना स्टीफेंस लॉ से, उस पे जाइए और उससे कीजिए ना। अब कहोगे कि इससे क्या दिक्कत है, तो बच्चों ज्यादातर जो भी क्वेश्चन 30 या 30 25 या 20 डिग्री के आसपास या 30 तक आएगा रेंज में टेम्परेचर डिफरेंस, उसके लिए आसानी से लगाइए और बहुत आराम से हमें आंसर देता है, आसानी से सॉल्व भी हो जाता है। तो इस तरह से यह आप कह सकते हो ना, न्यूटन ने यह एक एग्जैक्ट बात तो नहीं बताया, मतलब एक अप्रोक्सीमेट किया, मतलब क्या है अनुमान लगाया, और अनुमान लगा कि जो भी आपको बताया वो बिल्कुल सही बात है और काम भी करते रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि यह न्यूटन का एपॉक्सी मतलब अप्रोक्सीमेशन है ना, ऐसा सोच है कि वो ऐसा किया उसने और कुछ नहीं है, ये कहानी है। अब और जो भी टेम्परेचर है केल्विन में लेना है, इन सारी बातों को याद रखो और ध्यान से रखिए। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी और थ्योरी है, न्यूटन ने इसका डिफरेंट फॉर्म कैसे लिखा है, उन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो चलो स्क्रीनशॉट लो और उसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं। चलो हो गया। चलिए बच्चों ऐसा सोचो कि मान लो कि टेम्परेचर डिफरेंस कोई बॉडी है हमारा, क्या है, कोई भी है ऐसा टेम्परेचर, एग्जांपल लो, यहाँ पे लगाएंगे कि नहीं। सपोज ऐसा एग्जांपल है कि यह हमारा कोई बॉडी है, इसकी टेम्परेचर मान लीजिए कि यह 30 डिग्री है, इसकी टेम्परेचर कितनी है 30 डिग्री, और यह सराउंडिंग की जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो कि सराउंडिंग Ts जो है हमारा वो 20 डिग्री है या 20 डिग्री है। तो 20 डिग्री है तो क्या यहाँ पे न्यूटन्स लॉ काम करेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स काम करेगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कितने के है 10 डिग्री का है, तो काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि हियर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल ना, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलो इस तरह से एग्जांपल था ये और कोई बात नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों, डिफरेंट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हेडिंग लिखना बच्चों, different form of Newton's law of cooling, different form of Newton's law of कूलिंग। डिफरेंट फॉर्म क्या होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, उसको देखना है। याद कीजिए अभी अभी क्या सीखे आपने, क्या सीखा, dq अपॉन dt जो होगा वो क्या होगा 4 सिग्मा EA TS का पावर 3 और डेल टी, यही ना बताया अभी न्यूटन्स ने प्रूव किया। अब बताओ यह हमारा कहानी है बच्चों, हम फिर रिवर्स गियर में जा रहे हैं। हम इसको dq जो है ना उसको हमारा मन फिर है कि वो dt के फॉर्म में लिख ले, तो क्या लिखोगे, याद कर तो फिर से। तो यहाँ पे ऐसा लिखोगे, मतलब माइनस का dt अपॉन dt इक्वल टू क्या लिखोगे 4 सिग्मा EA और नीचे क्या आएगा ms और TS का पावर 3 और डेल टी, यही ना। अब बताओ बच्चों ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह माइनस का फिर dt आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं ms डेल्टा t मतलब ms dt।
तो ms को उठा के यहाँ पे ले आओ तो माइनस, माइनस साइन लगाने का यही वजह है बच्चों कि मतलब लास्टली हम इसको पॉजिटिव बना लेंगे, देखना कैसे बन जाता है वो ना, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो माइनस dt हमें क्या बताता है, रेट ऑफ कूलिंग। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि टाइम के साथ साथ क्या होगा, जो भी बॉडी है वो कूल होगा, तो रेट ऑफ कूलिंग की बात कर रहा है। यहाँ पे देखो इन सारे टर्म को हम क्या मान लेते हैं, मान लो कि यह सारा टर्म को हम k मान लेते हैं और यह k हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। कोई दिक्कत क्या, k हमारा कांस्टेंट है, ये सारी बात है। अब आसानी से इधर आओ, माइनस dt अपॉन dt इक्वल टू क्या लिखोगे, k और डेल्टा t। कोई परेशानी है कि इस t को माइनस को उधर लेके चले जाइए तो ऐसा लिखा जा सकता है माइनस k डेल्टा t। कोई परेशानी क्या, तो बच्चों यह भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, रेट ऑफ कूलिंग बोल सकते हैं हम इसको। क्या है, इसको हम क्या बोला जा सकता है, यही हमारा क्या होता है, रेट ऑफ कूलिंग कहलाता है, रेट ऑफ कूलिंग। ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, ऐसे बढ़ जाते हैं। अब बताओ न्यूटन्स ने एक और थोड़ा सा और इस पे डिस्कस करते हैं, बढ़िया सा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स क्या बोला, अकॉर्डिंग टू, अरे अकाउंट नहीं पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम क्या लिखेंगे, बोलो तो रेट ऑफ, मतलब रेट ऑफ कूलिंग जो होता है बच्चों, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली proportional to ना, rate of cooling is directly proportional to the temperature difference between body and surrounding। देख तो यही बात तो बोल रहा है ना, एक कांस्टेंट आया ना, तो रेट ऑफ कूलिंग जो होगा, रेट ऑफ कूलिंग इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, यही बात तो बोल रहा है। माइनस dt अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, डेल्टा t का। और ये डेल्टा t क्या है, यह टेम्परेचर डिफरेंस है किसके बीच का, सराउंडिंग और बॉडी के बीच का। और k यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो k आ जाएगा, और k का वैल्यू एक्चुअल में क्या होगा, 4 सिग्मा EA/ms, ये सारी बात है, इतना आएगा। तो यही तो न्यूटन्स ने बोला है। चलो अच्छी बात है, इतना बच्चों स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद और डिस्कस करते हैं आगे। हो गया, चलिए ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। एक बार फिर से देखो, आप लिख लिए ना, ध्यान से सुनिए। मान लो कि एक हमारा बॉडी है, मान लो कि हमारा कोई बॉडी है, कोई दिक्कत है कि इसकी टेम्परेचर मानते हैं T = 0 पे सोचो, T = एकदम 0 इनिशियल कंडीशन है, तो इसके टेम्परेचर Ti है, कोई परेशानी क्या, सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा तो क्या टेम्परेचर में कुछ तो वेरिएशन आएगा, टेम्परेचर में कुछ तो वेरिएशन आने वाला है। तो बच्चों ऐसा करते हैं कि T = T पे सोचो, T = T पे सोचते हैं, तो ऐसा है कि सराउंडिंग की क्या बात, मतलब T = T पे क्या होगा, मतलब dt क्या होने वाला है, इसके बारे में सोचना है। तो क्या करोगे, चेंज की बात कर रहा है ना, तो ध्यान से देखना। अभी क्या पढ़ा, dt अपॉन dt इक्वल टू क्या आया, माइनस का k डेल्टा t। इसको कैसे लिखा जा सकता है, dt अपॉन dt, और यह क्या है, k तो k ही है। चेंज कैसे लिखोगे, सराउंडिंग और किसके बीच, बॉडी के टेम्परेचर के बीच। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर हम क्या माने, मतलब बॉडी का टेम्परेचर T इनिशियल माना है, तो यह T = T इनिशियल है, मतलब T माइनस, मतलब क्या लिखोगे, Ts, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर माने। चलिए अब क्या करना है कि चेंज कर रहा है ना, तो क्या लगाओगे, क्या दिमाग में क्या आना चाहिए आपको, चेंज की बात कर रहा है ना, छोटी सी चेंज की बात, तो क्यों ना हम इंटीग्रेशन का यूज करें ना, दिमाग में ख्याल आना चाहिए हमें
कि इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा हमें। तो इंटीग्रेशन लगाते हैं, ध्यान से देखो, यह तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो अभी। t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू जब 0 था उस समय t इनिशियल माने थे, टेम्परेचर क्या था, t इनिशियल। यदि t इक्वल टू t हो जाए उस समय टेम्परेचर हम t मान लेते हैं। t इक्वल टू t पे टेम्परेचर कितना, तो लिमिट दे दिए। अब चलो इसको सजाते हैं थोड़ा सा, ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों, देखना तो t इनिशियल और यहाँ पे t है, dt रहने दीजिए, तो क्या होगा, यहां से क्या करोगे, यह dt को उठा के उधर ले जाएंगे और यह t माइनस dt को नीचे ले आओ, ऐसा लिखा जा सकता है t माइनस ds ना, और इक्वल टू लिमिट अभी भी क्या लगाओगे, t इक्वल टू 0 और ये t है और यह क्या, यहाँ पे क्या लिखोगे dt, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब बताइए, अब यहाँ पे सोचो ध्यान से, ये सारी बात है। अब यहाँ पे एक इंटीग्रेशन करने की बात आती है, तो याद कर कि ऐसा हो dx अपॉन, ऐसा है dx अपॉन मतलब x प्लस माइनस b हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस माइनस b, इस तरह से होता है ना इंटीग्रेशन। आपको याद रखना चाहिए, इंटीग्रेशन की बात आती है तो। अब क्या करोगे, यहाँ पे लगाओ, क्या लिखोगे, ln, यहाँ पे क्या लिखोगे, t माइनस ts इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस t, और यहाँ पे t आएगा और t इक्वल टू t पे हमारा 0 पे कितना है, ये है टेम्परेचर इतना, मतलब लिमिट क्या दोगे 0 से t तक, यहाँ पे टेम्परेचर लिमिट क्या है हमारा t से ti तक ना, यही बात है। अब क्या करोगे, लिमिट, अब यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन कैसे t होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x होता है, वहां से लिखे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अच्छी बात है। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लिमिट पुट करो अपर माइनस लोअर, तो लिमिट पुट अप कीजिए यहाँ पे, तो ln क्या लिखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या लिखोगे t माइनस ts माइनस ln, अब लोअर लिमिट ti माइनस ts इक्वल टू माइनस t माइनस 0, ऐसा ना। चलो अब एक लॉग का मतलब, लॉग का क्या है, कंडीशन से, लॉग का कंडीशन क्या है बच्चों, ln m माइनस ln n रहे तो इसको लिखा जाता है ln m अपॉन n, ln m अपॉन n लिखा जाता है, ऐसी सिचुएशन है। तो यही तो है ना फॉर्मूला, तो इस पे सेटिंग करो, तो ln ऐसा लिखा जा सकता है ts अपॉन ti माइनस ts ना, तो इस तरह से लिख लो। आगे बोलो, माइनस का kt, कोई दिक्कत क्या। अब बच्चों यहां से लॉग हटाओगे ना इस साइड से, तो इधर क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आएगा, तो क्या लिखोगे t माइनस ts अपॉन ti माइनस ts इक्वल टू e टू द पावर माइनस kt, कोई परेशानी क्या, ये सारी कहानी है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए यहां पे देखिए ध्यान से देखो बच्चों, ऐसा कर सकते हैं t माइनस ts इक्वल टू, हम ऐसा ti माइनस ts इंटू e टू द पावर kt, ऐसा है e टू द पावर kt इतना। अब ऐसा लिखा जा सकता है t ना, और यह कितने पे है, टाइम जब t था उस समय पर ना t है, तो ऐसा लिख रहे हैं ना t ब्रैकेट में इक्वल टू ts प्लस का ti माइनस ts e टू द पावर kt, यही ना, तो यही तो हमें फॉर्मूला आया है। मतलब t इक्वल टू t पे, समय जब t था उस समय टेम्परेचर कुछ इतना होने वाला है। अच्छा एक बात और गौर करो कि यहाँ पे k जो है हमारा क्या है, याद कर तो बच्चों, k का यूज करना है 4 सिग्मा EA TH का पावर 3 अपॉन ms यूज करना, ये सारी बात है ना, ms इतना हमें k का जगह यूज करना है ना, ये सारी बात है। अब इसको हम जो फार्मूला लाए हैं ना वो सही है कि गलत, उसको हम चेक भी कर लेते हैं। तो याद कर t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं ना, चेक इट, तो चेक करो t इक्वल टू 0 पर क्या होने वाला है,
dt मतलब 0 है। अब बता यहाँ पे ts रहेगा और प्लस का, यह हमारा क्या है 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म क्या होगा, बोलो बोलो। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ti माइनस ts, और यह हमारा e टू द पावर 0 ना, e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 मतलब 1, मतलब क्या है t0 इक्वल टू ts प्लस का ti माइनस ts, दिस और दिस गया, तो t इक्वल टू 0 पे बता तो t इनिशियल था कि नहीं। जब टाइम हमारा 0 था तो टेम्परेचर क्या था, Ti था ना, तो आया कि नहीं। कोई गलत बात हम सीखे हैं कि। तो बच्चों इस तरह से यह डिफरेंट फॉर्म है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। तो इस तरह से भी हम आप निकाल सकते हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर मालूम हो, दिस मालूम हो, तो इस तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं। अभी टेंशन नहीं लेना है, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस भी करेंगे। ऐसा नहीं कि बस आप इसको समझते रहो ध्यान से कि मास्टर क्या क्या कर रहा है, उसके बाद इससे हम अप्लाई भी करना सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरी पढ़ के और छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसको अप्लाई भी करेंगे। बच्चों स्क्रीनशॉट लो और फिर इससे रिलेटेड कुछ हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे ना। इतना हो गया ना। अब देखो बच्चों थोड़ा सा और चेक इट करो इसको हम, यदि t इक्वल टू इनफाइनाइट हो ना तो क्या होने वाला है, चेक करो। तो जैसे t इक्वल टू 0 था तो कुछ हुआ ना, यदि t इक्वल टू इंफिनिटी हो जाए तो क्या होने वाला है, ध्यान से देख। तो बच्चों t इक्वल टू हम करते हैं, मतलब t हमारा क्या है इंफिनिटिव है, मतलब बहुत लंबे समय की बात कर रहा है। तो एक बात बता, t इंफिनिटिव है, इसका मतलब है 1 बाई e का पावर इंफिनिटी, मतलब 1 बाई क्या लिखोगे, 1 बाई मतलब इनफाइनाइट, मतलब 0 के अप्रॉक्स आने वाला है ना, 0। तो कैसे पुट अप करो, यहाँ पे देखना क्या होगा, t इंफिनिटिव की बात कर रहा है ना, तो इंफिनिटिव इक्वल टू ts प्लस का, यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा टर्म को 0 बना देगा। अभी देखना ऐसा लिख सकते हैं ti माइनस ts e टू द पावर माइनस k और इंफिनिटी। तो ऐसा है k में इनफाइनाइट जोड़ोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो यह भी इनफाइनाइट, 1 बाई e का पावर इंफिनिटी, 1 बाई e का पावर इंफिनिटी 0 हो जाएगा। यह पूरा टर्म को 0 करेगा कि नहीं, मतलब है कि t इंफिनिटी जब होगी ना तो टेम्परेचर Ts के बराबर होगा। बात होना भी चाहिए। मान लो कि सराउंडिंग में कोई बॉडी रख दिए है, वो कब तक ठंडा होगा, मान लो कि T इनफाइनाइट हम लेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर कहां तक गिरेगा, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर रहेगा उतना ही ना। ऐसा तो नहीं है कि सराउंडिंग के टेम्परेचर से नीचे, मतलब मेंटेन कर जाएगा ना। तो T इनफाइनाइट पर क्या हो जाएगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वह कहां तक पहुंचेगा, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वहां तक पहुंचने वाला है। ऐसी कुछ कहानी होने वाली है। चलो इससे रिलेटेड हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, हो गया। सुनो ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या क्या कैसा ग्राफ बनने वाला है हमारा। तो रेट ऑफ कूलिंग हम कहां लेंगे, वाई एक्सिस पर रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, या टेम्परेचर लॉस पर सेकंड की बात करेंगे ना। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, वाई एक्सिस पर रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर, लॉस ऑफ टेम्परेचर, या ऐसा भी बोला जा सकता है टेम्परेचर लॉस पर सेकेंड। टेम्परेचर मतलब माइनस का dt अपॉन dt, मतलब टेम्परेचर और करके लिखो टेम्परेचर लॉस पर सेकेंड की बात करते हैं, पर सेकेंड। और ये x एक्सिस पर हम टेम्परेचर लेते हैं t, टेम्परेचर। तो देखना क्या हो रहा है, अब ये भी क्या पढ़ा है देख, तो ऐसा ही ना पढ़ा है बच्चों, dt अपॉन dt माइनस का k और माइनस का नहीं, और t माइनस ts, यही ना पढ़े हो। मान लो कि इसको हम y मानते हैं, इसको हम मान लेते हैं m, और यह टर्म x है, तो क्या लिस्टेड लाइन का इक्वेशन दे रहा है कि नहीं। और m क्या है, स्लोप है, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब लेस देन 90 डिग्री, मतलब tan थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनने वाला है बच्चों, यह ग्राफ यहाँ पे बनेगा इस तरह से। तो यह हमारा क्या है, और यह जो पार्ट होगा वो रिजेक्टेड पार्ट होगा, इसको कोई कंसीडर नहीं करना है। मतलब ये ग्राफ बनने वाली है हमें किसका, इस इक्वेशन का। किस इक्वेशन का बच्चों, इस इक्वेशन का ग्राफ ये बनने वाला है। चलो
यदि टेम्परेचर हमारा क्या कर ले, इनिशियल तो ऐसी है, अब टेम्परेचर यदि इंफिनिटी हो जाए, यदि टेम्परेचर क्या है थोड़ा देखो जीरो पे क्या होने वाला है, वो सारी कहानी हम पढ़ लेते हैं। और उसके बाद ऐसा हो, मान लो कि अभी क्या निकाले हो, dt इक्वल टू टी एस प्लस का टी आई माइनस टी एस, और यहाँ पे क्या था याद कर बच्चों, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस के टी, यही ना था। तो हमें ग्राफ बनाना है कैसा, टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या लिखना है, इधर टाइम लेना है और इधर टेम्परेचर लेना है। वहां रेट ऑफ कूलिंग की बात थी, यहाँ पे टी और dt की बात कर रहा है, इसका ग्राफ बना रहा है। ध्यान से देख कि t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पे ti आया था कि नहीं, अभी फिर टाइम पास नहीं करेंगे बच्चों, t इक्वल टू जीरो पुट कर सारे जगह, तो क्या हो जाएगा, यह टर्म हमारा क्या बचेगा, ts प्लस का ti माइनस ts, यह ts और यह ts कैंसिल हो जाएगा और यह क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, तो यह ti बचेगा। मतलब क्या है कि कुछ यहां से ग्राफ हमारा चालू होने वाला है, तो कुछ ऐसा इस तरह से ना, और यहाँ पे जब होगा मतलब इंफिनिटिव, जैसे t इक्वल टू इंफिनिटिव जब लोगे तो यहाँ पे ts और यहाँ पे ti, तो ऐसा ग्राफ बनने वाला है। तो ये सारी कहानी है ना, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लो, तो ये सारी ग्राफ बनने वाली है। अब इससे क्या करते हैं, अब बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने का, और क्वेश्चंस में सारे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, मिटा दो। चलो अब हमारा कह रहा है कि एक बॉडी है जिसमें सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है ना, कुछ भी मान लीजिए, मान के चलते हैं ऐसा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान के चलते हैं 20 डिग्री है ना, 20 डिग्री है, और जो बॉडी का टेम्परेचर है ना वो उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलते हैं, 50 डिग्री। और एक बात याद रखना बच्चों कि सारी टेम्परेचर हम केल्विन की बात कर रहे हैं ना, यदि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया भी है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करके डालना, यदि केल्विन में और सेम मतलब केल्विन में जब कन्वर्ट करोगे तो 273 ऐड करोगे तो इक्वल डिफरेंस आ जाता है ना, ऐसी कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि आप बहुत बड़े परेशानी में पड़ जाओगे। ध्यान रखना कि सारा यूनिट्स का हो, यूनिट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, वह केल्विन है या डिग्री सेंटीग्रेड है तो एक ही बात, टेम्परेचर डिफरेंस बराबर आने वाला है, तो कोई टेंशन नहीं होगा, तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि ऐसी है, कैसी बात है कि यह हमारा टेम्परेचर है Ti 50 डिग्री मानते हैं, और Ts जो है हमारा वो 20 डिग्री सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ऐसी सिचुएशन है। एक बात बता कि यह 50 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होने में ना यह टाइम लगाता है 10 मिनट, यह टाइम जो है वो 10 मिनट का लगा रहा है, ऐसी बात है। अब फिर से हम पूछ रहे हैं कि यह 40 से जब 30 होगा ना, 30 डिग्री, तो इसमें कितना टाइम लगेगा उसको बताओ आप। यह क्वेश्चन क्या है फिर से ध्यान से समझो, यह कोई बॉडी है, इनिशियल टेम्परेचर इसकी 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, सराउंडिंग की जो टेम्परेचर है उसको हम टेम्परेचर माने हैं 20 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि जब 50 से 40 हुआ ना, तो 50 से 40 होने में इसको टाइम 10 मिनट का लगा है, क्या दिक्कत है 10 मिनट का, और पूछ रहा है कि जब 40 से 30 हुआ होगा ना तो कितना टाइम में हुआ होगा, टाइम कम लगा होगा कि ज्यादा लगा होगा, ये बात बताना है। तो देखना यहां से एक नई कॉन्सेप्ट का भी डेवलप होगा बच्चों, ध्यान से देखना है आपको। चलो हम फॉर्मूला लगाते हैं और बेसिक रूल का यूज करते हैं ना। तो क्या आया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, जैसे लॉग के टर्म में क्या आया था, T माइनस टी एस अपॉन, यही ना आया था Ti माइनस टी एस, और क्या लिखोगे बच्चों, पूरा लिखिए यहां से, और इक्वल टू e टू दी पावर kt आया था। कोई दिक्कत की यही ना, नहीं लॉग है तो क्या लिखोगे, मतलब माइनस का kt ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लगाते हैं फॉर्मूला, क्या दिक्कत है। अब इस सिचुएशन पे देखो, इस सिचुएशन पे तो एक बात, यह Ts हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है, और इस सिचुएशन के लिए देखोगे तो ln
लगाओ, यहाँ पे टी क्या लिखोगे, हमारा यहाँ पे टी है 40 डिग्री, यह तो टी आई है ना, इनिशियल टेम्परेचर है, लेकिन 50 से 40 हो गया है और 10 मिनट का समय लगा है। इसका मतलब है 40 माइनस टी एस कितना लोगे 20 अपॉन, और टी आई क्या है हमारा, याद करो टी आई जो है हमारा वो क्या लोगे बोल तो, टी आई हमारा 50 है और माइनस का 20 है, ऐसी सिचुएशन, और के तो के ही है, माइनस के रहने दो, अभी वैल्यू पुट अप नहीं करेंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर से क्या लिखोगे 10 कौन लिए है यार, 10 मिनट लिए है, इतनी बात है। इक्वेशन क्या मानते हैं 1 मान लेते हैं। इसी तरह से सेम वे क्या करोगे, सेम वे हम क्या लिखोगे, लिखो तो ln टेम्परेचर क्या लिखोगे। अब इस सिचुएशन के लिए क्या लिखिएगा 30 डिग्री माइनस का 20। अब इस सिचुएशन में टी इनिशियल क्या है 50 ही लिखोगे कि नहीं बच्चों 50 नहीं, यह तो इस कंडीशंस के लिए टी इनिशियल 40 हो जाएगा, तो 40 माइनस कितना 20, और क्या लिखोगे के, और टी हमें मालूम नहीं है तो टी ही रहने दीजिए। इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करो डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है। इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, क्या दिक्कत है डिवाइड करो। अब यहां पे लिखोगे बच्चों ln क्या लिखोगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 है तो मतलब यहाँ माइनस करोगे 20/30, मतलब 20/30 और अपॉन ln क्या लिखोगे बच्चों 10/20 इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस के और इंटू का 10 अपॉन क्या लिखोगे माइनस के और इंटू का t, तो यह के से यह के गायब हो जाएगा। अब बताइए क्या ln से ln कैंसिल कर दो, नहीं बच्चों ऐसा गलती मत करना है कि यहाँ पे ln कैंसिल नहीं, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, तो क्या लिखोगे ln अब क्या है 2/3 अपॉन ln 1/2 इक्वल टू क्या लिखोगे 10/t, 10/t, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से स्क्रीनशॉट लो इधर से, चलो यार ध्यान से देखना है कैसे सॉल्व आउट होगा। अब बताओ इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि ln ऐसा लिखो ln 2 माइनस ln 3 अपॉन ln 1 माइनस ln 2 इक्वल टू 10/t ना। अब ln को हमें log में कन्वर्ट कर लो, ln को log 2 का वैल्यू हमें मालूम है, ln की वैल्यू में दिक्कत है ना, तो log 2 की वैल्यू हम कैसे log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 इंटू का l log, अब तो 2.303 कन्वर्ट कर दिए हैं तो क्या है ln जो है वो log में कन्वर्ट हो गया, और log 2 का वैल्यू होता है 0.3 के अप्रॉक्स। अच्छा आगे बढ़ो, फिर इसमें भी 2.303 इंटू log 3 का वैल्यू होता है 0.5 के आसपास, तो चलो ln यहाँ पे 2.303 और log 1 का वैल्यू होता है 0 माइनस 2.303 और log 2 का वैल्यू होता है 0.3 इक्वल टू 10/t हो गया। अब यहां से सारी जगह से 2.303 हम कॉमन ले रहे हैं ना, तो 0.3 माइनस 0.5 अपॉन क्या लिखोगे बच्चों, अपॉन यहां से माइनस का मतलब 2.303 इंटू का 0.3 इक्वल टू 10/t, दिस गाय ना, ऐसा ही ना है। अब क्या करोगे यहाँ पे देख तो इस तरह से लिखा जा सकता है 0.3 माइनस 0.5 अपॉन क्या लिखोगे माइनस 0.3, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा ध्यान से देख इक्वल टू 10/3, तो बच्चों इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पे मिटा रहे हैं ना, इधर ध्यान से देखना क्या लिखोगे बोल तो, यहां भी माइनस मतलब क्या आएगा 3 मतलब 0.2 अपॉन माइनस का 0.3 और यहाँ भी माइनस 10/t, मतलब माइनस से माइनस जाए और ये पॉइंट से पॉइंट गया, मतलब 2/3 इक्वल टू क्या होगा 10/t, क्रॉस मल्टीप्लाइज करो तो 2t माइनस इक्वल टू क्या 30, t इक्वल टू 50 मिनट।
बड़े पते की बात है बच्चों, 50 से 40 होने में हमें 10 मिनट का समय लगा था, लेकिन 40 से 30 होने में 15 मिनट का समय लगेगा। यही तो पूछ रहा था, आसानी से निकल गया। क्या रॉकेट साइंस है कि? तो इस तरह से निकालना है हमें। तो कैसे फार्मूला का यूज करना है, आई होप आप अच्छे से जान चुके होंगे कि कैसे हम यूज किए हैं इस फार्मूला का। चलो स्क्रीनशॉट लो, और इसके बारे में न्यूटन्स ने एक ट्रिक भी दिया है, और वो ट्रिक कैसा है उस ट्रिक के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मिटा रहे हैं बच्चों, लिखना, चलिए हेडिंग लिखना, ट्रिक फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए ट्रिक कैसे यूज करेंगे उसके बारे में सीख लेते हैं, क्या होता है ट्रिक। तो न्यूटन्स ट्रिक फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, ट्रिक फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मतलब इसका ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है बच्चों। ऐसा ना लिखे हैं dt अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा t का, यही तो पढ़े हैं। और डेल्टा t है, इसका मतलब है कि ऐसा लिखोगे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t माइनस ts। या t क्या है, बॉडी का टेम्परेचर, और ts क्या है, सरफेस टेम्परेचर है, ऐसी बात है। अब यह प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो बड़ा ही अच्छा चीज आता है, k आता है, और उस k का वैल्यू कितना है, याद करो 4 सिग्मा EA अपॉन ms, और यहाँ क्या लिखोगे, ts का पावर 3, और यह क्या है, और डेल t लिख देते हैं। क्या दिक्कत है, इसी को डेल t लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को ना हम k मान लिए थे ना, इसी को k माना गया था। तो बच्चों याद कर, ऐसा dt अपॉन dt इक्वल टू क्या लिखोगे, मतलब k डेल्टा t, और इसको फिर से सजा के लिखिएगा तो ऐसा नहीं होगा, माइनस का dt अपॉन dt इक्वल टू क्या लिखोगे, k ना, k, और यह t माइनस ts। अब देखो क्या करना है, यह अप्रॉक्स की वैल्यू बात है ना, यदि अप्रॉक्स हो, इसको अप्रॉक्स में बात कर रहा है, अप्रॉक्स, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। यह t जो है ना, इसको हम एवरेज टेम्परेचर मान के चलते हैं। एवरेज कहने का मतलब है t जो है हमारा एवरेज मान के चलना है, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर। और एवरेज मानना है, इसका मतलब है टी आई प्लस क्या लिखोगे, टी सराउंडिंग अपॉन 2, ऐसे ही ना एवरेज निकालते हैं। जो बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर है और बॉडी के सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उससे 2 से डिवाइड कर दो, हमें टी मालूम हो जाएगा। अच्छा एक बात और देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखा जाएगा टी आई माइनस टी एस अपॉन टी। अप्रॉक्स की बात करें, अब बात माइंड में आता होगा कि आप ts काहे लिख, ti पहले क्यों लिखे, ts भी लिख देना चाहिए। तो बच्चों यहाँ जो माइनस है ना, इसको पॉजिटिव करने के लिए, dt को पॉजिटिव करने के लिए एक बात सोचो, इनिशियल में जो टेम्परेचर होगा ना बॉडी का, वो सराउंडिंग से तो ज्यादा ही होगा ना, तो सराउंडिंग से ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो हमें टारगेट है कि dt जो है नेगेटिव, उसको पॉजिटिव बना के रखना है। तो इसीलिए ti माइनस ts लिखे हैं, और नीचे टाइम है, टाइम, तो ऐसा लिखा जा सकता है, बोल तो इक्वल टू k ना, k, और क्या लिखोगे बोलो यहाँ पे, ti प्लस का ts अपॉन 2 और माइनस का ts ना, ऐसा ही ना है। तो यह अब कहोगे यह ट्रिक को कब यूज करें, अब तक तो आप बता रहे थे कि टेम्परेचर हमारा कितना हो, 30 डिग्री तक हो ना, तो आप यूज करिए आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। लेकिन यह ट्रिक जो बताया ना न्यूटन्स ने, इस ट्रिक को तभी यूज करो बच्चों जब टेम्परेचर हमारा 4-5 डिग्री के आसपास हो। टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 डिग्री या 5 डिग्री के आसपास हो, तब जाके हम यूज करेंगे। अदरवाइज इस ट्रिक का भूल से मत यूज करना, नहीं तो पूरा तब आप कहोगे कि अब ज्यादा का डिफरेंस है तो कहां पे, जो बेसिक लॉ है लॉग वाला, उस फार्मूला का यूज कीजिए। यदि 4 डिग्री और 5 डिग्री के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है तो बड़े मजे से इस ट्रिक का यूज करो, कोई टेंशन आने वाला नहीं है। तो याद रखना है ये सारी बात को, इस ट्रिक का कब यूज करेंगे। चलो यूज करके भी थोड़ा सा, अब क्या है,
जो अब तक जो न्यूटन्स बता रहा था ना वो अपने आप में एक अप्रोक्सीमेशन था। अब उस अप्रोक्सीमेशन में भी अप्रोक्सीमेशन है, मतलब उस ट्रिक में भी एक और ट्रिक निकाल दिया कि सिंपलीफाई करते गया कि टेम्परेचर 30 डिग्री हो, मतलब डिफरेंस 30 डिग्री 25 या 5 डिग्री से ऊपर, तो अब बेसिक न्यूटन्स लॉ वाला है यूज है, उसको कर लीजिए। जो बेसिक लॉ वाला जो फॉर्मूला आया था ln t माइनस ts अपॉन क्या आया था ti माइनस ts, मतलब इक्वल टू क्या आया था kt माइनस का kt। तो इसको यूज करके आप हमको क्वेश्चंस भी किए। यदि मान लो कि टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर है डिफरेंस, तो स्टीफेंस लॉ से जाके बनाओ ना। यदि टेम्परेचर हमारा 4 डिग्री 5 डिग्री 3 डिग्री ये सब टेम्परेचर डिफरेंस है तो इस ट्रिक का यूज कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये सारी कहानी आती है हमारी ना। अब चलो एक इस पर हम एक क्वेश्चंस करते हैं, अभी कैसे बनता है उसको ध्यान से देखिए। चलो बच्चों ऐसा है, ध्यान से देखो फिर से कि एक बॉडी है हमारे पास, क्या है, एक बॉडी है ना। इसकी टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर जो है ना वो मान के चलता है टेम्परेचर Ti जो है इनिशियल वो कितना है 55 मतलब 52.5 डिग्री ऐसा माना है। यदि यह 52.5 से यह 70 मतलब 47.5 होने में कितना समय लेता है, यह होने में डिग्री सेंटीग्रेड में है सब ले रहे हैं, और यह होने में 5 मिनट का समय लेता है। कितना लेता है बच्चों, 5 मिनट का समय लेता है। ये सारी बात है। अब फिर से ऐसा बोला कि यह 47.5 डिग्री से 47.5 डिग्री से 42.5 डिग्री होने में सेंटीग्रेड होने में यदि 7.5 मिनट का समय ले लेता है, तो आपसे कहा है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर बताओ क्या होने वाला है। फिर से क्वेश्चन समझना, कोई बॉडी है जिसकी टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर 55 मतलब 52.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, यह 50 मतलब 52.5 से 47.5 डिग्री सेंटीग्रेड होने में 5 मिनट का समय लेता है, और यह 47.5 डिग्री से या 42.5 डिग्री तक होने में यह 7.5 मिनट का समय लेता है, 7.5 मिनट का समय लेता है। ऐसी सिचुएशन है तो समय लिया तो याद करो कि इसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होगा वो बताना है। अब कहोगे कि कौन सा फार्मूला यूज करें, तो ध्यान से देखना कौन सा कितना डिफरेंस हो रहा है। देख तो यहाँ पे मतलब क्या 3 to मतलब 5 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर अब कहोगे यह आपको कैसे आता है कि टेम्परेचर कौन सा फार्मूला यूज करें, क्वेश्चन को देखने से फील आता है कि अब कौन सा फार्मूला यूज करना है। देख तो यहाँ पे देखने से नहीं, 5 डिग्री का मतलब अंतर है, डिफरेंस है, तो कौन सा ट्रिक का यूज कर लो जो अभी अभी बताए हैं। कौन सा ट्रिक है, तो ट्रिक हमारा ये है, देख तो यही ना है Ti माइनस टीएस अपॉन टी इक्वल टू क्या लिखोगे, बोल तो इक्वल टू क्या लिखिएगा के, और यहाँ पे Ti प्लस टीएस अपॉन 2 माइनस टीएस, इस ट्रिक का यूज कर लेना है। तो करो, पहला सिचुएशन क्या है इसमें, देखो इसमें तो टेम्परेचर मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना है 52.5 माइनस का सराउंडिंग टेम्परेचर तो कितना होगा हमें मालूम है ना, यह इतना से इतना हुआ है 5 मिनट में, तो Ti है मतलब Tf है, मतलब यह सराउंडिंग टेम्परेचर है, या इसको हम फाइनल टेम्परेचर मानो ना, ये सराउंडिंग देखने से फिर प्रॉब्लम होगा ना, यह फाइनल टेम्परेचर, और इसको भी क्या मानते हैं, ये फाइनल टेम्परेचर है। जो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो आपको निकालना ही है ना, तो फाइनल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, तो फाइनल टेम्परेचर क्या लिखोगे इतनी। अभी अभी आप फिर कंफ्यूज हो गए होंगे बच्चों कि आप टेम्परेचर आप कहाँ से, यदि आप जो अभी जो फार्मूला जो थोड़ा देर पहले पढ़े हैं ना, वह जो हम टीएस जो लिख दिए थे ना, वो टीएस नहीं है, वो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो नहीं है, वो फाइनल टेम्परेचर ही है। तो याद रखो बच्चों, उसको ध्यान से देखना, यह जो Ti जो है और Ts जो लिख दिए हैं वो Ts भले ही या Tf ही है, मतलब फाइनल टेम्परेचर, जो फाइनल टेम्परेचर जो आने वाला है वो हमारा सराउंडिंग की बात नहीं कर रहा है। तो ध्यान से, अभी मिस्टेक हुआ है तो उन सारी चीज को ध्यान से देख लेना है।
तो वहां पे बच्चों लिखे होगे, तो आप क्या करना, सही करना आप वहां पे जाके कि वह TF जो है वो मतलब TS जो है वो TF है, मतलब फाइनल टेम्परेचर है, वो सारी बात है ना। तो गलत बोले हैं उस बात को ध्यान से आप उसको सही भी कर लीजिएगा। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे TF जो है वो क्या आएगा, ये हमारा 47.5 अपॉन क्या टेम्परेचर, टाइम कितना लोगे 5 मिनट, इक्वल टू के तो के ही है, रहने दो अभी। TI जो है अब क्या लिखोगे, TI जो है वह क्या होने वाला है हमारा 55.52.5 प्लस का 47.5 अपॉन 2 माइनस का TS, यह हमें निकालना है, माइनस का TS निकालना है, ये सारी बात है। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करो ना, तो सॉल्व करोगे बच्चों तो इतना आएगा 5/5 डिग्री सेंटीग्रेड में है सब, इक्वल टू क्या लिखोगे के, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 50 माइनस TS, ये सारी बात आने वाली है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो। सेम वे इसी तरह इस सिचुएशन के लिए भी लगा दो, तो इस सिचुएशन के लिए लगाओगे तो क्या लिखोगे, सेम वे क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पे, मतलब 47.5 माइनस 42.5 अपॉन टेम्परेचर, टाइम लगा है 7.5, के तो के ही रहेगा, इसका एवरेज क्या लिखोगे 47.5 प्लस का 42.5 अपॉन क्या लिखोगे 2 और माइनस का TS, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसे आने वाला है 5 डिग्री अपॉन 7.5 इक्वल टू क्या आएगा, के तो के ही रहेगा, इसका जब एवरेज निकालोगे तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड आता है और माइनस TS आएगा। ये सारा इक्वेशन 2 मान लो। दोनों इक्वेशन को क्या करो, डिवाइड कर लो। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से। तो ये सारी बात हो गई ना, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका हो गया। चलिए और बच्चों अभी अभी जो बात बताए वहां पे TS, यहाँ पे जो फॉर्मूला जो है ना TI माइनस TS जो लिखे हैं उसको सही करके लिखना TF है, और यह TF यहाँ भी TS लिखे वह TF है। तो ये सारी कहानी है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो आगे देखो, अब क्या लिखोगे यहाँ पे, जब डिवाइड करोगे ना तो कुछ ऐसी बात आने वाली है। कैसी बात, तो यहाँ पे देखना 5/5 इंटू का 7.5/5 इक्वल टू क्या लिखोगे, के 50 माइनस TS अपॉन क्या लिखोगे, के 45 माइनस TS, दिस से दिस गैप, दिस से दिस गैप। तो इस तरह से सिचुएशन है 7.5/5 50 अपॉन माइनस TS 45 माइनस TS, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 7.5 45 पॉइंट इतना TS इक्वल टू 5 50 माइनस TS ना, ये सारी बात। अब बताओ इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ऐसा कुछ आएगा, और सॉल्व आपको आसानी से आ रहा है तो यहाँ लास्ट में डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, तो TS जो है हमारा इतना आएगा 18.5 इक्वल टू 2.5 TS। जब इसको सॉल्व करोगे TS तो 87.5 अपॉन 2.5, और इसको पॉइंट से पॉइंट गैप, और इसको डिवाइड करके देखिएगा ना तो डिवाइड जो आता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो यही तो हमें निकालना है, क्या दिक्कत है इसमें, कोई रॉकेट साइंस वाली बात है कि, तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे ना। तो ये सारी बात है। अब बच्चों आपसे एक और क्वेश्चन था ना, एक और क्वेश्चन था, वो बहुत ही आप निकाल सकते हो। जब मान ले कि ऐसा क्वेश्चन है, एक बॉडी का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड की दिया हुआ है, और कह रहा है कि अब बॉडी जो है वह क्या है, अपनी टेम्परेचर को मेंटेन करना चाह रहा है। 100 वाट का एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है, मेंटेन किया हुआ है 100 वाट का। तो आपको बताना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा, ये बताइए। तो स्पेसिफिक अब दिक्कत नहीं आना चाहिए। अरे वो नीचे जो ms जो आया है ना फार्मूला में, यह k की जगह क्या यूज कर लेंगे, स्पेसिफिक हीट मतलब 4 सिग्मा E
T का पावर क्या है, TS का पावर 3 अपॉन MS, वो MS ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो आसानी से निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, टाइम पास नहीं करना है। तो ये सारी सिचुएशंस है। अब बच्चों अगले क्लास में आपसे क्या पढ़ने वाले हैं, सोलर कांस्टेंट क्या होता है, स्पेसिफिक मतलब स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या होता है, बिन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, तो इन सारे चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारा जो आज का जो भी हम कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड जहां भी क्वेश्चंस हो उसको बनाइए, तभी आपके से क्या होगा, मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो हम सीखे हैं उसको अप्लाई करने से हमें क्वेश्चंस बन रहा है, तभी जाको आपको फिजिक्स क्या है मजा आएगा पढ़ने में। अदरवाइज क्या है, टेंशन क्रिएट होगा कि थ्योरी पढ़ने में तो मजा आता है, जैसे ही क्वेश्चंस करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। चलो अगले क्लास में आपसे मैं फिर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, बिन्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सोलर कांस्टेंट क्या है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक बच्चों फिर से हम अगले क्लास में मिलते हैं। दैट्स इट।